नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज का जो एपिसोड है ड्राइव्स पे, ये हमारा 5th एपिसोड है। एंड लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स इसके सीखे थे। आज का जो एपिसोड रहेगा इसमें थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, उसके बारे में देखेंगे। एंड दूसरा एक टॉपिक है लोड इक्वलाइजेशन, वो हमने देखना है भाई। लास्ट टाइम आपको ट्रांजिएंट पढ़ा था कि ट्रांजिएंट टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम मोटर की स्पीड एकदम से चेंज होती है तो कैसे वो कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम मैथमेटिकली भी एक स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी को समझेंगे और वो क्या होती है उसको देखेंगे। एंड आफ्टर दैट उसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। एंड उसके बाद लोड इक्वलाइजेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने में कि किसी पर्टिकुलर लोड के लिए कितनी रेटिंग की मोटर हमें लगानी चाहिए, तो वो हम आज के एपिसोड में इसमें हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला। और सबसे पहले जो है टॉपिक वो है हमारा स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। आप हेडिंग डालिए, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। अब देखिए ये कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो इसके मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल वे भी देखेंगे और एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम चेक करें कि भाई जो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो स्टेबल है कि नहीं है। मतलब अंडर स्टडी स्टेट जिस पॉइंट पे ऑपरेट कर रही है वो स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है कि नहीं है। जरा देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मोटर है, अगर मैं उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क वर्सेस स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं प्लॉट करूं, मान लीजिए स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह की हैं, क्योंकि मैं रैंडम से ले रहा हूं और मैं ऐसी ले रहा हूं जिसको आप जानते हो, जैसे इंडक्शन मोटर की होती है। और ये मान लीजिए मेरा लोड टॉर्क है, ये मान लीजिए मेरा लोड टॉर्क है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है। अब यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे टी और टी एल बराबर है। अगर आपको याद हो टॉर्क की बेसिक इक्वेशन से मैंने आपको बताया था टी माइनस टी एल इक्वल टू जे डी ओमेगा बाई डी टी, ये होता है। सही बात है। अंडर स्टडी स्टेट क्या होगा बताओ जरा। अंडर स्टडी स्टेट डी ओमेगा एम बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब स्पीड मेरी कांस्टेंट रहेगी, तभी स्टडी स्टेट आएगी ना। और स्पीड कांस्टेंट होने के लिए क्या जरूरी है? डी ओमेगा एम बाई डी टी 0 होने के लिए क्या जरूरी है? टी इक्वल टू क्या होना चाहिए? टी एल। तो ये मेरा जो है ये मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, ये मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट होगा जहां पे टी और टी एल बराबर होता है। अब अगर आप यहां पे देखें, जैसे कोई मोटर है मेरे पास, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो अंदर पैदा होता है वो इस तरह का है और लोड टॉर्क मेरा कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट लोड टॉर्क कौन से होते हैं? जैसे होइस्ट लोड अगर आप देखें, जैसे लिफ्ट वाले जो लोड होते हैं वो जनरली कांस्टेंट लोड टॉर्क होता है। ठीक है। तो अब जरा देखिए, अगर मैं यहां पे और यहां पे देखूं तो यहां पे टी और टी एल मेरा बराबर है, तो इसका मतलब ये एक ऑपरेटिंग पॉइंट होना चाहिए और एक ऑपरेटिंग पॉइंट आपका इधर होना चाहिए, ये वाला। दोनों ऑपरेटिंग पॉइंट होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट पे टी और टी एल दोनों बराबर है मेरे, स्पीड मेरी कांस्टेंट आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है और कौन सा अनस्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है। मतलब अंडर स्टडी स्टेट वो इस पे ऑपरेट करेगी, किस पे ऑपरेट करेगी, ये अपने को देखना है। मतलब अपने को समझना है कि स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, इसको देखना है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा आपको बताया था कि मान लीजिए कोई इस तरह का सरफेस है। 1 मिनट के लिए जरा सोचिए इन दोनों में क्या फर्क है स्टेबल एंड अनस्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट में। जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई सरफेस है, सोचिए ऊबड़ खाबड़ सरफेस है कोई, और अगर मैं कोई बॉल रख दूं यहां पे और एक बॉल यहां पे रख दूं तो दोनों बॉल रुकी हुई है। देखो दोनों बॉल इक्विलिब्रियम में है, रुकी हुई है। बट अगर मैं इसको किक करता हूं तो ये घूम फिर के वहीं आ जाएगी। बट अगर मैं इसको किक करता हूं ये लौट के वहां पे नहीं आएगी। इसका मतलब ये अनस्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है और ये स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है। तो इसी के एनालॉजी के बेसिस पे मैं यहां पे भी कमेंट करूंगा कि इन दोनों में स्टेबल और अनस्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट हम कैसे देखेंगे बताइए। जिस पॉइंट पे टी और टी एल बराबर है वो तो ऑपरेटिंग पॉइंट हो जाएगा। स्टेबल कैसे होगा? सोचिए यहां पे ऑपरेट कर रही है मशीन इस स्पीड पे, और अचानक से क्या हुआ, कोई स्पीड का डिस्टर्बेंस आया और स्पीड बढ़ गई। सोचिए, तो अगर मेरी स्पीड बढ़ गई है तो फिर लौट के वहीं पे आना चाहिए फिर उसको। अगर तो ऐसा है तो इसका मतलब ये ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल है, अदरवाइज स्टेबल नहीं है। अब ये कैसे देखेंगे कि लौट के वहीं पे आएगी कि नहीं आएगी? जब इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रही है और अचानक से हल्की सी स्पीड बढ़ जाए, सोचिए
तो वो लोड के आएगी कि नहीं आएगी, ये कैसे देखें। या फिर यहां पे ऑपरेट कर रही है, अगर यहां पे ऑपरेट कर रही है और हल्की सी स्पीड बढ़ जाए तो लोड के आएगी कि नहीं आएगी, ये अपने को देखना है। तो कैसे देखोगे दोस्तों, सुनिए। सबसे पहले इस पॉइंट को देखते हैं। सोचिए यहां पे ऑपरेट कर रही है, मैं पहले मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा हूं, मैं पहले जरा जस्ट एक बेसिक एनालिसिस करवा रहा हूं आपको, और आप देखना उसी के बेसिस पे आप इजीली समझ जाओगे। उसके बाद थोड़ा सा हम मैथमेटिकल अप्रोच भी इसकी पकड़ेंगे कि वो जो मैं आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से जब देखोगे तभी सेम ही आंसर आएगा, बट थोड़ा सा एक अप्रोच थोड़ी सी अलग हो जाएगी। जरा देखिएगा, मान लीजिए यहां पे ऑपरेट कर रही है, आपकी इस स्पीड पे ऑपरेट कर रही है और अचानक से स्पीड बढ़ गई, मोटर की स्पीड बढ़ गई। अगर स्पीड बढ़ गई, सोचिए यहां पे आ गया, अचानक से स्पीड बढ़ के यहां पे हो गई, इस स्पीड से आपका इस स्पीड पे चला गया, इस जगह पे। अब आप बताइए यहां पे जो स्पीड है, इस स्पीड पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो लोड टॉर्क से ज्यादा हो गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, मोटर के अंदर का जो टॉर्क है जो पैदा हो रहा है वो लोड के टॉर्क से ज्यादा हो गया है। और आप बताओ जब मोटर का टॉर्क लोड टॉर्क से ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अगर मेरा T ग्रेटर देन TL हो गया तो आप ये बोल सकते हो कि d ओमेगा m बाई dt क्या बनेगा, वो पॉजिटिव बनेगा। इट मींस जो ओमेगा m है वो इंक्रीज होगा, ओमेगा m मेरा इंक्रीज होगा। तो स्पीड मेरी बढ़ी थी, T बढ़ गया TL से, तो उससे d ओमेगा m बाई dt पॉजिटिव आ गया, और स्पीड क्या हो जाएगी बताओ अब यहां से, और इंक्रीज होगी, स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो लोड के थोड़ी ना आएगा ये यहां पे, ये तो आप अपना चलता ही आगे ही चला जाएगा फिर पॉइंट। तो इसका मतलब ये ऑपरेटिंग पॉइंट कैसा है, अनस्टेबल, इट इज अनस्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट। तो यहां पे क्योंकि यहां पे कोई डिस्टर्बेंस अगर आता है तो पॉइंट पे लोड के नहीं आता, ठीक है। तो ये है अनस्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट, अनस्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट, इट इज अनस्टेबल, ठीक है। अब आइए इस तरफ, यहां पे देखते हैं। अब यहां पे देखते हैं, तो अगर मैं यहां पे देखूं तो आप यहां पे कह सकते हो T और TL बराबर है, अगेन T इक्वल टू TL है। अब बताओ अगर T इक्वल टू TL है यहां पे, तो स्पीड मेरी क्या है यहां पे, कांस्टेंट चल रही है। बट अचानक से सोचिए स्पीड बढ़ गई या घट गई, कुछ भी ले सकते हो। सोचिए अचानक से स्पीड बढ़ गई और यहां से यहां पे आ गया, जैसे यहां पे जैसे यहां से यहां पे आएगा इस पॉइंट पे, जैसे इस स्पीड से इस स्पीड पे आओगे, जो T है वो मेरा क्या हो गया, कम हो गया, और TL मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब आप कह सकते हो TL अब क्या हो गया, T मेरा लेस हो गया TL से। इसका मतलब आप बोल सकते हो d ओमेगा m बाई dt क्या बन गया बताओ, वो बन गया मेरा नेगेटिव। इसका मतलब जो ओमेगा m है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करना भी चाहिए। अगर आप उसी पॉइंट में वापस आना चाहते हो तो स्पीड बढ़ गई थी, बढ़ी हुई स्पीड में प्रॉब्लम ये आ गई कि एक लोड टॉर्क ज्यादा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से। इसका मतलब वो वापस क्या कर देगा, उसको लोअर कर देगा, आप समझ रहे हो, उसकी स्पीड को डाउन करेगा, स्पीड डिक्रीज होगी तो वापस पॉइंट कहां पे पहुंच जाएगा, इसी पॉइंट पे लौट के चला जाएगा। इसी चीज को अगर आप कम करके भी देखते हो स्पीड को, सोचिए स्पीड कम हो गई, इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे थे, स्पीड कम होगी, स्पीड कम होते ही T क्या हो गया बताओ जरा, TL से ज्यादा हो जाएगा। और अगर T TL से ज्यादा हो गया तो फिर से स्पीड अप होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, और स्पीड इंक्रीज होगी तो वापस उसी पॉइंट पे लौट के आ जाएगा। तो बेसिक फंडा ये है दोस्तों, इस तरह से आप एनालाइज करके देख सकते हो, इस तरह से आप एनालिसिस करके देख सकते हो। इसी चीज को अगर मैं मैथमेटिकली बोलना चाहूं कि भाई कैसे सर, ये तो ठीक है, इसे तो बार बार सोचना पड़ेगा। अगर मैं मैथमेटिकली सोच देखना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं, जब मेरी स्पीड बढ़ रही है, अगर किसी ऑपरेटिंग पॉइंट पे आप ऑपरेट कर रहे हो, चाहे यहां पे चाहे यहां पे, अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो वापस बढ़नी नहीं चाहिए, वापस क्या होनी चाहिए, उल्टा कम होनी चाहिए। अगर कोई गलती से डिस्टर्बेंस की वजह से स्पीड बढ़ गई है तो वो स्पीड को कम होना चाहिए। कम कब होगी बताइए, स्पीड कम होने के लिए जरूरी है कि लोड टॉर्क मेरा क्या हो, ज्यादा हो। इसका मतलब स्पीड बढ़ने के साथ साथ मेरा लोड टॉर्क भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। सही बात है, लोड टॉर्क मेरा इंक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब अगर मुझे यह देखना हो कि कौन सा पॉइंट स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि DTL बाई d ओमेगा, मतलब किस रेट से लोड टॉर्क बढ़ रहा है। ये मोटर वाला जो टॉर्क बढ़ रहा है, जिस रेट से मोटर वाला टॉर्क बढ़ रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए। नहीं समझे, स्पीड बढ़ने के साथ T पे भी फर्क पड़ेगा और TL पे भी फर्क पड़ेगा। अब मैंने बोला ये जितना बढ़ेगा ये उससे ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए अगर स्पीड बढ़ रही है और TL भी बढ़ रहा है, लोड टॉर्क बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, लोड टॉर्क अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से अगर ज्यादा हो गया, चेंज इन स्पीड तो दोनों का सेम ही है, चेंज इन लोड टॉर्क देखना है बस आपको।
तो अगर चेंज इन स्पीड मेरा पॉजिटिव है तो लोड टॉर्क में जो इंक्रीमेंट आएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, सो दैट अगर लोड टॉर्क मेरा ज्यादा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से तो स्पीड वापस क्या हो सके, डिक्रीज हो सके। समझ आया? तो ये एक बेसिक फंडा है, ये आपका, आप कह सकते हो ये मेरी फंडामेंटल चीज है। ये मुझे बता देगी स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट को, स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट को। इस पॉइंट से हम निकाल सकते हैं। जैसा कि यहां पे देखिए, इस जगह पे स्लोप अगर मैं देखूं तो डी टीएल बाई डी ओमेगा मीन जीरो, ये तो कांस्टेंट है ना टीएल, डी टीएल बाई डी ओमेगा मीन जीरो, ये तो जीरो है। और इसका स्लोप पॉजिटिव है, डी टी बाई डी ओमेगा, वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका तो बड़ा हो गया, इसका मतलब इस पॉइंट पे ये बड़ा है इससे, तो इसलिए कैसा बन गया पॉइंट, अनस्टेबल। अब यहां पे आइए, डी टी एल बाई डी ओमेगा में तो जीरो है क्योंकि लोड टॉर्क कांस्टेंट है, बट यहां पे जो डी टी बाई डी ओमेगा वो नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब ये जीरो वाला बड़ा हो जाएगा नेगेटिव वाले से। तो ये पॉइंट कैसा रहेगा बताओ, इट इज स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है, स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, समझ आ गई? अब प्रॉब्लम यहां पे क्या आती है, आपने सारा जो एनालिसिस किया वो जस्ट एक आइडिया के बेसिस पे किया, ठीक है। मैं चाह रहा हूं मैथमेटिकली इसको प्रूव करना कि मैथमेटिकली भी ये स्टेटमेंट होगी तो स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट आ जाएगा, मतलब ये ट्रू है तो इससे स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट आ जाएगा। मुझे मैथमेटिकली प्रूव करना है इसको, तो मैं मैथमेटिक्स लगा के कैसे प्रूव करूं इसको, वो अपने को समझना है यूजिंग मैथमेटिक्स। अब जरा देखिए, जब खासकर ईएससी के क्वेश्चन, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनेंगे थ्योरेटिकल, तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई आप इसको प्रूव करें कि भाई ये स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो कैसे आप मैथमेटिक्स लगाओगे उसके ऊपर, वो जरा देखते हैं। तो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं रब कर दूं। चलिए अब जरा देखिए दोस्तों कि किस तरह से मैं मैथमेटिक्स लगा के इसको प्रूव करूंगा कि ये कंडीशन स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए जरूरी है। अभी तक तो हमने इसको जस्ट एक रफली एक आइडिया के बेसिस पे किया है, समझ रहे हो, जस्ट एक बेसिक एक आइडिया के बेसिस पे आप सिंपल आईक्यू का यूज करके आप इसको सोच सकते हो। बट प्रॉब्लम यह है कि मुझे मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो अब जरा देखिए मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे वो जरा समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास कोई मोटर है, ठीक है, और उसमें अगर वो किसी कांस्टेंट स्पीड से रन कर रही है, तो आप ये कह सकते हो उसमें टी और टीएल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपने इंक थोड़ी ज्यादा डाल दी है, इसमें ओवरफ्लो कर गया ये, जरा देखिए भाई। तो टी इक्वल टू क्या हो गया, टीएल हो गया, इसका आप क्या बोल सकते हो, जे डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो गया मेरा, जीरो। इट मीन्स ओमेगा क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट, ये हो गया मेरा कांस्टेंट, सही बात है। और ये ऑपरेटिंग पॉइंट है मेरा, ठीक है। अब सोचिए, ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस, मान लीजिए अगर कोई डिस्टर्बेंस हुई, जो ओमेगा एम मेरी जो स्पीड थी वो आपकी चेंज हो गई है, ओमेगा एम प्लस डेल्टा ओमेगा एम चेंज हो गई है, इंक्रीज हो गई है। सोचिए, मतलब डेल्टा ओमेगा दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, चेंज हो गई, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो आप बताइए जो टी है वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, और जो टीएल है स्पीड चेंज होगी तो वो भी तो चेंज होगा, नहीं समझे, बोलिए भाई, करेक्ट है। तो अगर मैं ये पुट कर दूं यहां पे, कौन सी इक्वेशन है जो बेसिक हमारी फंडामेंटल इक्वेशन होती है, टी माइनस टी एल इक्वल टू जे डी ओमेगा एम बाई डी टी। इस इक्वेशन में मुझे अगर मैं पुट कर दूं ये जो नई वैल्यूज आई हैं, तो देखते हैं क्या बनेगा। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आया, डिस्टर्बेंस आने के बाद ये चेंज हो गया, ये किस में चेंज हो गया, टी प्लस, पहले सोचे टी था, टी की जगह पे अब क्या आ गया बताओ, टी प्लस डेल्टा टी माइनस, बोलिए, टी एल प्लस डेल्टा टी एल इज इक्वल टू जे डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा एम प्लस डेल्टा ओमेगा एम। बोलिए दोस्तों, सही है। अब जो देखिए, मैं अगर इसको अलग अलग करूं तो मैं बोल सकता हूं टी माइनस टी एल प्लस डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी एल इक्वल टू जे डी ओमेगा एम बाई डी टी प्लस जे डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा ओमेगा एम। बोलिए दोस्तों,
सही बात है। अब ये जरा देखिए, ये जो है ये इसके बराबर होता है, मैं काट दूं तो क्या बना अल्टीमेटली मेरे पास अल्टीमेटली बन गया डेल्टा टीई माइनस डेल्टा टीएल इक्वल टू जे डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा ओमेगा। ठीक बात है। अब ये सिंपल केस था, हमने इस तरह से देखा, बट यहां पे जरा देखिए, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा? जो स्मॉल चेंज आएगा उसको मैं कैसे देखूं? जैसे मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी ले लेता हूं, कोई रैंडम कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेता हूं, टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, मोटर की अगर मैं बात करूं तो मोटर की मान लीजिए ये है और लोड की मान लीजिए ये है, तो भी कुछ भी मान लो, ठीक है, या कोई टेढ़ी मेढ़ी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इन जनरल कॉन्स्टेंट मत लेके चलो, आप कुछ भी आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। ये मान लीजिए मेरी किसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब यहां पे और यहां पे ये ऑपरेटिंग पॉइंट है मेरा, तो सोचिए किसी भी पॉइंट इस पे ऑपरेट करना था ये, ठीक है, और हल्का सा चेंज आ गया स्पीड में चेंज आएगा तो टॉर्क में भी चेंज आएगा। बताइए, देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो यहां से यहां पे पहुंच गया, जो लोड टॉर्क है वो यहां से यहां पे पहुंच गया। स्पीड यहां पे पहले क्या थी, ओमेगा एम थी, अब यहां पे क्या होगी नई स्पीड, ओमेगा एम प्लस डेल्टा ओमेगा एम। सही बात है। तो उसे लोड टॉर्क भी चेंज हो गया और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो भी चेंज हो गया। बट प्रॉब्लम ये, इसको मैं निकालूं कैसे, ये जो स्मॉल चेंज है इसको निकालूं कैसे? सोचिए अगर मुझे यहां पे स्लोप पता हो, जैसे मान लीजिए मुझे डेल्टा टी निकालना है कि इसमें कितना स्मॉल चेंज आएगा, तो अगर इस पॉइंट पे मैं अगर स्लोप निकाल दूं, ये तो क्या है बताओ, इसका मतलब क्या है, इट इज द चेंज इन टॉर्क पर यूनिट चेंज इन स्पीड। इस पॉइंट पे किस रेट से मेरा टॉर्क चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, एक्चुअल में स्पीड कितना चेंज हो रही है, डेल्टा ओमेगा, तो एक्चुअल चेंज इन टॉर्क जो है वो ये आ जाएगा। समझ आया? बोलिए भाई, ये तो रेट ऑफ चेंज को दिखा रहा है, किस रेट से चेंज हो रही है, मतलब अगर मैं यूनिट चेंज करूंगा तो कितना टॉर्क में बदलाव आएगा, बट एक्चुअल में स्पीड में कितना चेंज हो रहा है, यूनिट नहीं हो रहा, डेल्टा ओमेगा में हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो बस। सही बात है। सिमिलरली डेल्टा टीएल को आप क्या लिखोगे बताओ जरा, डी टीएल बाई डी ओमेगा इंटू डेल्टा ओमेगा। बोलिए भाई, सही बात है। अब अगर मैं दोनों पुट कर दूं यहां पे तो क्या बनेगा एक बताओ, डेल्टा ओमेगा तो कॉमन आ जाएगा मेरे पास, ये बनेगा डी टीई बाई डी ओमेगा एम माइनस डी टी एल बाई डी ओमेगा एम इंटू डेल्टा ओमेगा एम इज इक्वल टू जे डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा ओमेगा एम। ये बनेगा दोस्तों। सही बात है। एक बार देख लो, इस जे को मैं इधर ले आता हूं, किसी का एतराज तो नहीं? ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। अच्छा यहां पे एक काम कीजिए, यहां पे टी आएगा और यहां पे टीएल आएगा, ठीक है ना भाई। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको बराबर के उधर ले जाऊं, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, मुझे चेंज इन ओमेगा एम चाहिए, मैं उसके लिए सोल्व करना चाह रहा हूं इसको। तो जरा देखिए दोस्तों, मैं इधर से रब कर रहा हूं, तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा ओमेगा, और ये जो चेंज इन स्पीड है टाइम का फंक्शन है, ये ध्यान देना, प्लस डेल्टा ओमेगा एम बाई जे डी टी एल बाई डी ओमेगा एम माइनस डी टी ई बाई डी ओमेगा एम। बोलिए दोस्तों, एन इक्वल टू 0, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? सही बात है, मेरे हिसाब से बनेगा। उधर जाके माइनस होगा, बट मैंने इसका माइनस कंपनसेट कर दिया, ठीक है। अब सर देखो, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है यार, तो अगर इसको लैप्लेस डोमेन में सोल्व करोगे या टाइम डोमेन में भी सोल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये टाइम कांस्टेंट बन जाएगा। मतलब इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, चेंज इन स्पीड विद टाइम जो आएगा वो आप लिख लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू, जो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है जब मैंने सोल्व किया, दैट इज डेल्टा ओमेगा एम नॉट, इनिशियल जो चेंज था, इनिशियली तो कोई चेंज था नहीं, या जो भी चेंज आएगा टी इक्वल टू टी नॉट पे, जो क्योंकि हल्का सा चेंज तो शुरुआत में कितना चेंज आया, उसके बाद का चेंज टाइम के साथ कैसे होगा, वो बाद वाला है। ये कौन सा है, शुरुआत में जो चेंज क्रिएट किया आपने, ये वो वाला है। इसको आप जीरो मत मानिए, माफ कीजिएगा मैंने गलत बोल दिया, जीरो नहीं मानना इसको, बिकॉज ये तो शुरुआत में कितना चेंज आया वो है, और ये क्या है, ये उसके बाद फिर क्या होगा, वो चेंज जो है वो कैसे
आगे टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा। तो ये बन जाएगा ओमेगा एम नॉट, और इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा ई की पावर -1/j dTl बाई डी ओमेगा एम माइनस dTe बाई डी ओमेगा एम इंटू टी। ये एक्सप्रेशन आएगा, ये इसका एक्सप्रेशन आएगा। एक्सपोनेंशियली स्पीड जो है वो चेंज होगी। तो अब सुनिए, अब अगर मैं इसको प्लॉट करके दिखाऊं आपको, इसको अगर मैं टाइम के साथ प्लॉट करके दिखाऊं, जो चेंज इन स्पीड है वो, इनिशियली आपने कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था, डेल्टा ओमेगा एम नॉट। अब ये जो डिस्टर्बेंस है टाइम के साथ ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। हो सकता है ये ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है, या हो सकता है कि ये क्या हो बताओ, ये नीचे की तरफ आ जाए और धीरे धीरे ये जो चेंज है खत्म हो जाए। ये जो है ये है स्टेबल, ये तो स्टेबल जोन को दिखा रहा है। इस केस में तो स्टेबल रहेगा पॉइंट, और इस केस में अनस्टेबल रहेगा। आप मुझे ये बताओ कि स्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन है। टाइम तो मेरा पॉजिटिव में बढ़ ही रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो ये घटना चाहिए, ये पूरी स्पीड घटनी चाहिए। अब घटने के लिए एक्सपोनेंशियल जो पावर है वो नेगेटिव में बढ़नी चाहिए। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है और पूरी पावर को नेगेटिव होना पड़ेगा। ये पॉजिटिव है, ये बाहर नेगेटिव साइन आ गया, तो इसको क्या होना पड़ेगा बताओ जरा। ये तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब टी बाई ओमेगा एम स्टेबल होने के लिए जरूरी है क्या चीज बताइए, dTl बाई डी ओमेगा एम मस्ट बी ग्रेटर देन dTe बाई डी ओमेगा एम। समझ आया? तब ये स्टेबल होगा, और यही चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अनस्टेबल कब होगा बताइए, जब ये आपका dTl बाई डी ओमेगा एम क्या आ जाए, लेस देन dTe बाई डी ओमेगा एम आ जाए। समझ आएगा आपको ये पॉइंट? बोले भी तो ये पॉइंट समझिए कि कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा। यही चीज हमने आइडिया से भी निकाली थी, अब यही चीज हमने मैथमेटिक्स का सहारा लेके भी हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब जिस भी पॉइंट पे आप ऑपरेट कर रहे हो वो पॉइंट स्टेबल है कि अनस्टेबल है, मतलब वहां पे अगर आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी, या फिर वापस उसी पॉइंट पे आके आपकी जो चेंज इन स्पीड है वो खत्म हो जाएगा। चेंज इन स्पीड खत्म होने का मतलब एक्चुअल में वहीं पे आ जाना है। जो चेंज इन स्पीड है वो बढ़ता ही चला जाएगा या चेंज इन स्पीड आपका कम हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा इस चीज पे। समझ आया? तो हमने वो चेंज इन स्पीड जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में हमने निकाल लिया कि कैसे वो टाइम के साथ बदलेगी। तो बस ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया ये पॉइंट। ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम देखेंगे। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अब जरा देखिए, मेरे पास एक दो क्वेश्चन है भाई, उनको जरा सोल्व करते हैं। लिखिए, एक दो क्वेश्चन लिखिए। मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं भाई। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास क्या दे रखा है सुनिए, मेरे पास एक प्लॉट दे रखा है, स्पीड ऑफ मोटर वर्सेस लोड टॉर्क एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इधर है स्पीड, इधर है टॉर्क। तो मोटर का जो टॉर्क दे रखा है वो कुछ इस तरह का दे रखा है। कुछ इस तरह का दोस्तों, जो मोटर के अंदर टॉर्क है वो कुछ इस तरह का है दोस्तों। ठीक है, और जो लोड टॉर्क है ये है TL2 और ये है TL1। ये दे रखा है और आपको पॉइंट दे रखे A B, इट इज A, इट इज B और एक है CD। आपको बताना है कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। ये जो कर्व है मोटर टॉर्क है और ये जो कर्व है लोड टॉर्क है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। सबसे पहले स्टेबल देखते हैं।
स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट। अब ये देखते हैं इन चारों में से बताइए स्टेबल कौन सा है। कैसे चेक करोगे? बड़ा आसान है, अब तो मैथ लगा दो। यहां पे मुझे ये चेक करना है कि डी TL/d ओमेगाम एंड DTE बाई डी ओमेगाम क्या है। तो स्लोप जरा देखते हैं। सबसे पहले देखिए DTL/d ओमेगाम क्या है बताओ। स्पीड जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे जो टॉर्क है वो क्या होता जा रहा है बताओ जरा। लो टॉर्क है जी, लो टॉर्क उधर जा रहे हैं, डिक्रीज होता जा रहा है। या आप कह सकते हो लो टॉर्क इधर आ रहा है ना, ऐसे जैसे ये सॉरी स्पीड इधर बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ने के साथ जो लो टॉर्क की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में बढ़ती जा रही है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है उसका जरा बताओ, मतलब इसका स्लोप आप कह सकते हो, इसका स्लोप जो है, स्लोप कैसे निकालोगे यार? इस लाइन का स्लोप आपको पता है ना, चेंज इन क्या करोगे बताओ। इंक यार निकल रही इससे, हाँ जी बताइए कैसे निकालोगे? चेंज इन टॉर्क डिवाइड बाय चेंज इन स्पीड, तो नेगेटिव आएगा। फाइनल टॉर्क कोई 2 पॉइंट ले लो इस लाइन पे, दिस इज फाइनल टॉर्क, दिस इज माइनस इनिशियल टॉर्क, पॉजिटिव आएगा भाई स्लोप। फाइनल टॉर्क ये 2 पॉइंट ले लो इस लाइन पे स्लोप निकालने के लिए, और ये इनिशियल है। तो फाइनल टॉर्क मान लीजिए कुछ नेगेटिव में है T0 और इनिशियल टॉर्क -T1 है। फाइनल ये इनिशियल है, तो इनिशियल तो ज्यादा नेगेटिव नहीं हो गया, तो पॉजिटिव बन गया ऊपर, नहीं समझे भाई? ये ज्यादा नेगेटिव है, ये अगर मान लीजिए -5 है तो ये -6 है, नहीं समझे? तो न्यूमरेटर पॉजिटिव आ गया ना। अच्छा फाइनल स्पीड कम है इनिशियल स्पीड से, तो इसका मतलब ये क्या है बताओ? ये जो डिफरेंस आएगा फाइनल माइनस ये नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब स्लोप इसका कैसा है? नेगेटिव है। इसका नेगेटिव स्लोप है, इसका नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। अब आइए यहां पे आप ये भी कह सकते हो, इसको दूसरे सेंस में अगर आप बोलो तो आप ये कह सकते हो स्पीड जब बढ़ रही है तो टॉर्क मेरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि TL/d ओमेगा में क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। अब आइए यहां पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो आप बताओ, आप इधर जा रहे हो, इसका मतलब जब स्पीड बढ़ रही है तो आपका टॉर्क बढ़ रहा है, आपका कर्व इधर आगे जा रहा है ना, ये कर्व जो है ये आगे की तरफ सरक रहा है ना, इसका मतलब जब स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क जो है ना आगे की तरफ जाएगा। इसका मतलब यहां पे ये जो है ये पॉजिटिव है नहीं, और ये जो है ये क्या है? नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? यहां पे तो ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, तो ए पॉइंट पे क्या होना चाहिए फिर बताओ? ए पॉइंट कैसा होना चाहिए बताइए? अनस्टेबल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास भी यही आंसर है, ए जो है ये अनस्टेबल पॉइंट होगा। वैसे आप आइडिया से भी कर सकते थे। अनस्टेबल एक तो ए है, और बताइए कौन सा है? अच्छा बी बताओ। बी पॉइंट पे ये तो नेगेटिव है, कौन सा? ये वाला, ये जो DTL/d ओमेगा में, ये तो मेरा नेगेटिव है। बट अब जरा सोचिए इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा? वो भी नेगेटिव आएगा। भाई आप खुद सोचिए ना, आप क्या कर रहे हो? जब आपकी स्पीड बढ़ रही है, इसमें जब स्पीड बढ़ रही है ऊपर जा रहे हो, तो इस कर्व पे देखो आप इधर की तरफ सरक रहे हो, इस पॉइंट पे बैठे हो, और जब आप स्पीड बढ़ा रहे हो, स्पीड बढ़ा, नीचे तो स्पीड कम हो रही है ना, ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ रही है, तो इसका मतलब जब स्पीड बढ़ा रहे हो तो टॉर्क की वैल्यू कम होती जा रही है, तो इसका मतलब अगेन जो बताइए DTE/d ओमेगा वो भी नेगेटिव आएगा। बट प्रॉब्लम ये कौन सा ज्यादा नेगेटिव है, कौन सा कम नेगेटिव है, ठीक है। ये अपने को देखना है, कौन सा ज्यादा नेगेटिव है, कौन सा कम नेगेटिव है। ये कैसे देखें? कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जैसे स्पीड, चेंज इन स्पीड कांस्टेंट कर दो ना। इस बी पॉइंट पे अगर मैं बोलूं स्पीड में बस इतना बदलाव हो रहा है, बस चेंज इन स्पीड मेरा फिक्स है, ठीक है। ये मेरा चेंज इन स्पीड है। सोचिए ये मेरी क्या है? ये मेरी इनिशियल स्पीड थी, ये फाइनल स्पीड है। सोचिए मैं इधर से इधर जा रहा हूं, तो आप बताइए ये इनिशियल है फाइनल है, तो क्या करोगे बताओ? स्लोप निकाल दो इसका, फाइनल टॉर्क, नहीं समझे क्या? अरे यार स्लोप देखना यार, ठीक है। फाइनल टॉर्क माइनस इनिशियल टॉर्क डिवाइड बाय चेंज इन स्पीड इज d ओमेगा, जो भी है। ये फाइनल स्पीड है, ये मान लीजिए मेरी इनिशियल स्पीड है। कोई भी 2 पॉइंट लेना, अगर मैं इसको फाइनल मान रहा हूं तो इसको टॉर्क को भी फाइनल मानूंगा ना। फाइनल टॉर्क माइनस इनिशियल टॉर्क ये है, और ये फाइनल स्पीड माइनस, उल्टा भी ले सकते थे आप, फाइनल इसको मान लो, इनिशियल इसको मान लो, एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया। अब दूसरा देखिए, इसी में
चेंज इन स्पीड दूसरे वाले में तो सेम ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क में सेम ही है चेंज इन स्पीड। तो चेंज इन टॉर्क देखिए, फाइनल टॉर्क जो है वो कम है ऊपर वाले से, जबकि इनिशियल टॉर्क दोनों का सेम ही है। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये क्या होगा बताओ जरा, ये जो डिफरेंस है इसके डिफरेंस से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब ये चीज क्या है इस बार बड़ी है, समझे? क्योंकि इसका ये TL1 और TE1 यहां पे तो बराबर ही है दोनों, बस अपने को यहां पे देखना है। यहां पे आपका क्या हुआ, TL2 जो है वो TL1 से बड़ा हो गया, या आप कह सकते हो ये वैल्यू जो है इससे बड़ी होगी। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, मैं भी थोड़ा समझ कम आया, ठीक है? जरा देखिए, ये क्योंकि नेगेटिव साइड में आ गया ना, इसलिए आप शायद कंफ्यूज हो रखे हो। देखो दोस्तों, अपने को स्लोप से देखना है बस, और स्लोप में 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, नियर अबाउट 2 पॉइंट ले लो, ठीक है? और किसी को भी इनिशियल मान लो, किसी को भी फाइनल मान लो, उससे दिक्कत नहीं है स्लोप निकालते टाइम, ठीक है? क्योंकि कंपेयर करना ना, कंपैरिजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी को इनिशियल मान लो, किसी को फाइनल मान लो। अब जरा देखें, पहले सबसे पहले यहां पे देखते हैं। यहां पे अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूं, सुनिए, इस पॉइंट पे, और यहां पे ये स्पीड है मेरी। अब सोचिए मैं स्पीड को हल्का सा इंक्रीज कर रहा हूं, स्पीड को हल्का सा इंक्रीज कर रहा हूं, तो जैसे मैंने स्पीड को हल्का सा इंक्रीज किया, क्या हुआ बताओ जरा? स्पीड हल्का सा इंक्रीज करते ही यहां पे जो मेरा मोटर टॉर्क है वो कम हो गया आपके लोड टॉर्क से। मोटर टॉर्क इधर आ गया, लोड टॉर्क इधर चला गया, सॉरी मोटर टॉर्क बढ़ गया, ज्यादा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से। तो इसका मतलब जब मैं स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूं, डी ओमेगा में जब मेरा पॉजिटिव है, तो जो चेंज इन मोटर टॉर्क है वो ज्यादा है चेंज इन लोड टॉर्क से। नहीं समझे? दैट्स व्हाई ये पॉइंट क्या बन गया, अनस्टेबल। ये पॉइंट आपका अनस्टेबल हो गया। या इसको दूसरे सेंस में भी देख सकते थे आप। दूसरे सेंस में कैसे देखते जरा देखिए, मैं जानता हूं T माइनस TL इक्वल टू क्या होता है, J डी ओमेगा बाई डी टी, ये होता है ना, ठीक है? अब इस पॉइंट पे दोनों बराबर थे। सोचिए अचानक से मैंने स्पीड बढ़ा दी, अचानक से कोई स्पीड बढ़ गई, डिस्टर्बेंस आया, स्पीड बढ़ते ही जो मेरा T है उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी। जो पहले जो T था, सोचिए पहले T 5 था और TL भी 5 था, अब T की या -5 था, ये भी -5 था, मान लीजिए ये दोनों -5 के बराबर थे। अब ये क्या हो गया, इसकी जगह पे क्या आ गया बताओ जरा, -5 से -4 हो गया, ये सोचिए, नहीं? और दूसरे वाला जो -5 से पीछे की तरफ चला गया, इसका मतलब क्या हो गया बताओ जरा, -6 हो गया। तो क्या बन गया बताओ जरा, ये तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब डी ओमेगा बाई डी टी उल्टा और क्या होगा बताओ, वो भी पॉजिटिव बन गया, तो बढ़ेगी स्पीड, लौट के नहीं आएगा ये पॉइंट। दैट्स व्हाई ये क्या है, अनस्टेबल पॉइंट। अब आइए यहां पे भी स्लोप देख सकते हो आप। कैसे देखोगे यहां पे स्लोप, बताइए? सोचिए आप इस स्पीड पे ऑपरेट कर रहे थे, या तो ये आइडिया वाला जो तरीका है वो लगाओ, या स्लोप वाला तरीका है वो लगाओ, ठीक है? तो मैंने बोला मान लीजिए मैं यहां पे हूं, इस स्पीड पे ऑपरेट कर रहा हूं, अचानक से मेरी स्पीड बढ़ गई, ये बी पॉइंट है, अचानक से मेरी स्पीड ये होगी। अगर आपकी ये स्पीड होगी, अचानक से आपकी क्या स्पीड हो, पहले आप यहां पे ऑपरेट कर रहे थे और अचानक से आपने स्पीड को इंक्रीज कर दिया, डिस्टर्बेंस की वजह से स्पीड इंक्रीज होगी। तो बताओ स्पीड इंक्रीज होते ही जो मेरा लोड टॉर्क है वो क्या हुआ, वो डिक्रीज हुआ। पहले दोनों बराबर थे, लोड टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, लोड टॉर्क डिक्रीज हुआ, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ज्यादा डिक्रीज हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ज्यादा डिक्रीज हुआ। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ज्यादा डिक्रीज हुआ है तो ये भी डिक्रीज हुआ है, ये ज्यादा डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब ये जो रेशियो आएगा कैसा आएगा बताओ जरा, सॉरी ये इसका साइन जो आएगा वो कैसा आएगा, ये डिक्रीज हुआ है बट ये ज्यादा डिक्रीज हुआ है। मतलब पहले 5 थे दोनों, या -5 थे, अब ये डिक्रीज हो गया, सोचिए -6 बन गया, बट ये -8 बन गया, तो इसका मतलब ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव बन जाएगा तो डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसका मतलब वापस यहीं पे आ जाएगा। दैट्स व्हाई जो बी है वो स्टेबल है, ठीक है? अब आइए यहाँ पे सीओडी पे, आप खुद सोचिएगा सीओडी पे क्या होगा, ठीक है? आप सीओडी पे अपना खुद एनालिसिस लगाइए, या फिर आप स्लोप से भी देख सकते हैं, बट स्लोप से देखना यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब स्पीड ऊपर है और टॉर्क नीचे है। तो आप एक काम करो, इसको उल्टा कर देता हूं। हाँ जी दोस्तों, तो अब जरा देखिए, अब अगर मैं इसको उल्टा देखूं, जैसे अभी तो आप टॉर्क ऊपर रख रहे हो, स्पीड नीचे रख रहे हो, स्लोप इस तरह देख रहे हो, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्पीड वाई एक्सिस पे आ गई और टॉर्क जो है वो
एक्स पे आ गया। तो क्यों ना मैं उसको उल्टा कर दूं? नहीं, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा DTE, तो और ये भी उल्टा कर दूंगा अगर मान लीजिए DTN, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी बताओ जरा? उल्टी हो जाएगी। ये अनस्टेबल को दिखा रहे हैं, नहीं ऐसा होना चाहिए बताइए, बट ऐसा होगा नहीं, दिस इज नॉट वैलिड। ये नहीं देख सकते हो आप, इसका मीनिंग अलग है और इसे आप चेक नहीं कर पाओगे यहां पे, ठीक है, आप खुद ट्राई करके देखना, इससे आप चेक नहीं कर पाओगे, इससे आप बता ही नहीं पाओगे कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, ठीक है, तो आप खुद ट्राई कीजिएगा, इससे कर पाओगे आप, ठीक है, अब इससे कर पाओगे, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यही है कि आपको देखना पड़ेगा कि यहां पे क्या है, ये dx बाई dy है, dx बाई dy है, क्योंकि x इधर है ना, ठीक है, या फिर आपको जो दूसरा तरीका मैंने बताया कि आप ये देख लो कि ये पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा, उससे डी ओमेगा बाई dt निकाल लो, वो भी एक तरीका है, तो वो ज्यादा आसान है मेरे ख्याल से इसके कंपैरिजन में, स्लोप देखने के कंपैरिजन में। स्लोप तो तभी देखे जब आपका इधर टॉर्क और इधर स्पीड हो, क्योंकि ये y dy बाई dx है ना, अगर इधर x स्पीड दे दिया इधर टॉर्क दे दिया तो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा उस केस में, ठीक है, तो बेहतर है आप इस तरह से देखिएगा, ठीक है, मतलब ये वाला जो तरीका है इस तरह से सोच सकते हो। चलिए जरा मैं बता भी देता हूँ, चलो इसको अगर C और D में मुझे चेक करना हो कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, तो कैसे करोगे बताओ? सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो आप, अब यहाँ पे T और TL बराबर है दोनों, सोचिए 5-5 है, तो अब बताओ स्पीड क्या है मेरी, कांस्टेंट है। अब अचानक से मैंने स्पीड को बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ते ही टी मेरा कम हो गया, इसका मतलब टी की वैल्यू 4 होगी और टीएल मेरा उतना ही रहा, नहीं भाई, तो अब आप बताओ जे डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू क्या बनी, बताओ जरा, ये क्या वैल्यू आ गई, नेगेटिव आ गई, तो बोलो भाई नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी, टाइम के साथ डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज होगी तो जो बढ़ेगी स्पीड थी वापस वहां पे क्या आ जाएगी, डिक्रीज होकर सी पे आ जाएगी, इसका मतलब स्टेबल जो है वो सी होगा। डी जो है वो फिर क्या बन जाएगा, अनस्टेबल, आप चेक करके देख लो, ऐसे ऑल्टरनेट नहीं होता, वैसे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बस आप वैसे ही रूल यहां पे भी लगा के देखिए, यहां पे अनस्टेबल बन जाएगा ये, ठीक है, एक बार आप चेक करके देख लो, क्लियर है भाई, कर लोगे, एक और क्वेश्चन हो जाए इसी तरह का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, खासकर इस साइड देखना थोड़ा मुश्किल था, खासकर अगर आप स्लोप से देखते हो तो, स्लोप का यूज केवल तभी करें जब आपका क्या हो, इधर लोड हो इधर स्पीड हो, ये रूल जो मैंने बताया ये हर जगह वैलिड है, ये आइडिया से आप देख सकते हो, आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा इस चीज में, ठीक है, मैं रब कर दूं भाई, इसको रब कर दूं, जरा देखिए दोस्तों मैं इसको रब कर रहा हूं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा आपको क्या दे रखा है, आपको एक दो टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, एक है मेरा मोटर टॉर्क, मोटर टॉर्क क्या है सुनिए, 1 + 3 ओमेगा m स्क्वायर प्लस या 1 + ओमेगा m स्क्वायर, 1 मत करो मैं रैंडम लिख लेता हूं, ओमेगा m स्क्वायर प्लस मे बी 2 ओमेगा m -3, मान लीजिए ये है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ये मतलब टॉर्क वर्सेस स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो कैसा बनेगा बताओ जरा, ये कुछ अलग सा बनेगा, मतलब पैराबोलिक टाइप बनेगा, हालांकि इस तरह का पॉसिबल है नहीं बट पैराबोलिक टाइप बनेगा, और जो लोड टॉर्क है मेरा वो मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, 2 ओमेगा m -4 ऐसे मान लेता हूं, सर रैंडम ले लिया मैंने, कुछ भी, मतलब मेरा क्वेश्चन सोल्व करने का मकसद नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे करेंगे। सुनिए, तो अगर मैं पूछूं सबसे पहले ऑपरेटिंग पॉइंट बताओ, सबसे पहले मुझे ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है, तो आप क्या करोगे बताओ, कैसे निकालोगे ऑपरेटिंग पॉइंट, इन दोनों को बराबर कर दो, तो अगर मैं बराबर कर दूंगा तो जरा देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा ओमेगा m स्क्वायर प्लस 2m -3 = 2 ओमेगा m -4, तो ऑब्वियसली ये सोल्व नहीं कर पाओगे बिकॉज ये नेगेटिव आ जाएगा, ऑपरेटिंग पॉइंट कुछ है ही नहीं इसमें, इसका मतलब यहाँ पे कोई स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं है इस पर्टिकुलर केस में, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा, या तो मैं यहाँ पे क्या करूं बताओ अगले केस में, तो पर्टिकुलर केस में लिख लो देयर इज नो स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट, कोई स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन अगले क्वेश्चन में अगर मैं इसकी जगह पे -4 की जगह पे अगर मान लीजिए मैं +1 कर दूं, सोचिए +1 कर दूं, तब जरा देखते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा बताओ,
प्लस 1 आ जाएगा। ये 2 ओमेगा एम कट गया और यहां से ओमेगा एम स्क्वायर क्या बन जाएगा बताओ जरा, 4, और ओमेगा एम की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस 2। ठीक है, तो स्पीड की प्लस माइनस 2 दो वैल्यू आ रही है। ओमेगा एम की जो वैल्यू है वो एक -2 आ रही है और एक +2 आ रही है। ठीक है, सही है भाई, आप देख लीजिए, ये दो मेरे पास आ रखी है। अब सुनिए, मुझे ये कैसे पता चले कि इनमें +2 वाला ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल है कि -2 वाला ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल है। अब ये कैसे करेंगे, हम डेरिवेटिव लेंगे, यहां पे स्लोप लेंगे। अब देखो, यहां पे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, प्लॉट करोगे तो कितना लंबा हो जाएगा फालतू में। अब सीधा क्या ले लो, इसका डेरिवेटिव ले लो, नहीं समझे भाई, और वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2 ओमेगा एम प्लस 2, और उसका जब स्लोप लोगे तो क्या बनेगा बताओ, वो बन जाएगा 2। अब एक बार इस पॉइंट पे चेक करो +2 वाले पे, और एक बार माइनस वाले पे। +2 पे अगर चेक करोगे तो ये क्या है, ये बड़ा बन जाएगा इससे। तो इस पॉइंट पे आप ये कह सकते हो, इस पॉइंट पे dt बाई डी ओमेगा एम इज ग्रेटर देन dTL बाई डी ओमेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, अनस्टेबल। इस पॉइंट पे आप चेक कीजिए, ये पॉइंट, अब बताइए यहां पे ये बढ़ जाएगा, ओमेगा एम के लिए नेगेटिव रखोगे ना तो ये बड़ा आएगा, तो आप कह सकते हो dTL बाई डी ओमेगा एम। तो चलो देखो, बिना किसी कर्व के हमने सीधा सीधा यहां से देख लिया, तो इसका तो ये क्या बन जाएगा, स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट। समझ आया? तो ऐसे अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हो, मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको प्लॉट करके देखने की जरूरत नहीं है, पहले तो आप उनको बराबर करके क्या निकालो, आप ऑपरेटिंग पॉइंट निकालो कि ऑपरेटिंग पॉइंट कोई है भी कि नहीं है। ठीक है, वो निकाल लो। ऐसे 2 पॉइंट आगे सोचिए, तो उनमें से फिर आप चेक करो उन दोनों पॉइंट पे ये डेरिवेटिव की क्या वैल्यू होगी, कौन सा बड़ा होगा। एक बार +2 वाले पॉइंट पे देख लो इनमें से कौन सा बड़ा है, एक बार -2 वाले पॉइंट पे देख लो कोई कौन सा बड़ा है। जो भी बड़ा है उसके हिसाब से हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल या अनस्टेबल बोलेंगे। ठीक है ना, बोलिए, सही है, आगे बढ़ जाए, नोट कर ले भाई। तो देखेगा कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट आगे थोड़ा सा चलते हैं, नेक्स्ट जरा देखेगा, मैं रब कर रहा हूं इसको देख लीजिएगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आप निकाल लोगे स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट एंड अनस्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट। ये आसान है आपके लिए निकालना। ठीक है, स्लोप वाला तरीका केवल तभी अप्लाई करें जब आपका या तो ऐसे कोई इक्वेशंस दे दी जाए, नहीं आपको कर्व ना दिया गया, इक्वेशंस दे दी जाए। दूसरा क्या है बताइए, दूसरा अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट किया हुआ है तो मेक श्योर कि आपका जो टॉर्क है वो वर्टिकल एक्सिस पे और स्पीड, क्योंकि उससे देखना थोड़ा आसान हो जाएगा स्लोप को। अगर ऊपर स्पीड दे रखी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर टॉर्क दे रखा है तो वहां पे स्लोप थोड़ा एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जो स्लोप निकालते हो उसमें चेंज इन टॉर्क डिवाइड बाय चेंज इन स्पीड करते हो, जबकि अगर स्पीड मेरी y एक्सिस पे दे दी तो फिर dy बाय dx जो स्लोप बनेगा वो चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टॉर्क बनेगा, और उससे बात बनेगी नहीं। ठीक है, वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, उस केस में स्लोप से देखना मुसीबत हो जाएगी। तो उस केस में क्या करें बताओ, उस केस में आपको स्पीड का चेंज के हिसाब से देख लो ना, जो हमने बेसिक तरीका एनालिसिस वाला जो तरीका बताया था। ठीक है, उस तरीके से आप देखिएगा। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और अब हम पढ़ते हैं लोड इक्वलाइजेशन। हेडिंग आ गई है लोड इक्वलाइजेशन। लोड इक्वलाइजेशन ये देखते हैं, लोड इक्वलाइजेशन इसको पढ़ते हैं दोस्तों। अब ये क्या चीज है लोड इक्वलाइजेशन, सुनिए। कई बार क्या होती है, हमारी जो मोटर होती है उनके ऊपर जो लोड होता है वो अलग अलग तरह का होता है। जैसे मान लीजिए कोई मोटर है मेरे पास, और वो जो है वो कुछ जैसे वो पंचिंग वो नहीं करते, वो प्रेस करती हैं, जो लोहे को पीटने वाली मशीनें नहीं होती जो ऐसा मारती रहती हैं एकदम से ऊपर से, एकदम से वो नहीं, मान लीजिए इस तरह की कोई मशीन है, तो उसके ऊपर अगर मैं टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बनाऊं, या टॉर्क वर्सेस टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बनाऊं, तो मैं कह सकता हूं किसी टाइम पे बहुत हाई लोड है, और फिर क्या है कुछ देर के लिए बहुत लाइट लोड है, फिर बहुत हाई लोड है, और फिर बहुत लाइट लोड है। आप समझ रहे हो, मतलब इस तरह का लोड आ रहा है, बीच बीच में ज्यादा आ गया, फिर कम आ गया, फिर ज्यादा आ गया, फिर कम आ गया कुछ देर के लिए। ठीक है, इस तरह के मान लीजिए लोड आ रहे हैं उसमें। ठीक है, और ये पीरियोडिक है, मान लीजिए बार बार इसी तरह का इसमें चल रहा है प्रोसेस। तो ऐसे केसेस में किस रेटिंग की मोटर लगाई जाए? क्या मुझे जो ये मैक्सिमम टॉर्क डिमांड है, इसको मैं TLH कर देता हूं, हाईएस्ट लोड टॉर्क, और ये लोएस्ट लोड टॉर्क,
ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि मुझे जो मोटर यूज करनी है उसकी जो उसकी जो रेटिंग मुझे यूज करनी है, जो लोड टॉर्क की जो रेटिंग है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की जो रेटिंग है, वो जो डिमांड है क्या उसके बराबर रखनी पड़ेगी क्या? जैसे मान लीजिए ये जो टॉर्क है ये काफी हाई है और ये बहुत लो है, तो मैं मोटर जो खरीद के लाऊंगा मार्केट में उसकी रेटिंग में क्या रखूंगा? प्रॉब्लम ये है। अब सुनिए, मान लीजिए मैंने इस टॉर्क डिमांड को पूरी करने वाली रेटिंग रख ली है, मतलब ऐसी कोई मोटर है जिसमें किसी पर्टिकुलर स्पीड पे, कोई रेटेड स्पीड पे आप कह सकते हो ओमेगा एम आर, रेटेड जो स्पीड है उसके ऊपर जो टॉर्क है, रेटेड टॉर्क, लोड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो रेटेड टॉर्क है दैट इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने जो हाईएस्ट लोड टॉर्क डिमांड है उसके बराबर कर दिया। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? मतलब मैं ऐसी मोटर सेलेक्ट की जिसका जो रेटेड टॉर्क है वो इसके बराबर है, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क इसके ऊपर, मोटर के ऊपर ये लग रहा था। तो आप बोलोगे सर ऐसी मोटर लेके आओ जिसका जो रेटेड टॉर्क है वो आपका इसके बराबर हो जाए, क्या ये सही है ऐसा करना? नहीं जी, ऐसा करना सही नहीं है। क्यों ऐसा करना सही नहीं है? उसका एक 2-3 कारण है। अगर आप ऐसी मोटर लगाते हो उसके 2-3 कारण है, उससे वो सही नहीं रहेगी। क्यों? सुनिए, अगर आप इस रेटिंग की मोटर लेके आते हो जिसका रेटेड लोड टॉर्क इसके हाईएस्ट के बराबर है, जिसका रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो हाईएस्ट लोड टॉर्क डिमांड है उसके बराबर है, तो इस केस में क्या दिक्कत आएगी? सुनिए, जैसे ही मोटर में अचानक से लोड पड़ेगा, मोटर बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करेगी, बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करेगी सप्लाई से, और सप्लाई से अगर करंट ड्रॉ करेगी तो उससे क्या दिक्कत आएगी बताइए? उससे दिक्कत क्या आएगी कि जो और डिवाइसेस पैरेलल में लगे होंगे वो डिम हो जाएंगे, मतलब एक डिप आएगा। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। दूसरी बात, जो करंट आएगा वो भी वेरी लार्ज आएगा, एकदम से करंट लार्ज आएगा, बट लार्ज करंट को हैंडल कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो इस रेटिंग के लिए डिजाइन की गई है, तो लार्ज करंट को तो हैंडल कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि वो करंट कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। मतलब एकदम से करंट लार्ज आया, फिर एकदम से करंट डाउन आया, फिर लार्ज आया, तो जो साइड में जो और चल रहे होंगे इंस्ट्रूमेंट, उनमें क्या होगा? उनमें डिप आते रहेंगे, सप्लाई के अंदर फ्लक्चुएशंस आता रहेगा, जो सोर्स है वो परेशान रहेगा बेचारा। समझ रहे हो? ये दिक्कत है इसमें। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है, अगर आपने जितना टॉर्क की डिमांड है, जितना मैक्सिमम टॉर्क लोड टॉर्क की डिमांड है, अगर उसी की रेटेड टॉर्क के बराबर मोटर अगर आपने सेलेक्ट कर ली तो ठीक है, एक तो मोटर का साइज भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अब सोचिए, जो मोटर डिजाइन करते हैं वो हम कैसे डिजाइन करते हैं? हम तो ये ऐसे मान के डिजाइन करते हैं ना कि जो रेटेड टॉर्क है उसका, वो रेटेड टॉर्क वो कंटिन्यूअसली सप्लाई कर सकती है। तो ये, लेकिन इसमें तो कंटिन्यूअस है ही नहीं इतना रेटेड, कभी तो रेटेड पे है, कभी कम पे है, कभी रेटेड पे है, कभी कम पे, नहीं समझे? तो अगर मान लीजिए इतने ही टॉर्क को रेटेड टॉर्क में अज्यूम करके, और मोटर को अगर मैं ऐसा सोच के अगर मैं लेके चल रहा हूं, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो साइज बढ़ जाएगा हमारा उसका मोटर का, पैसे हमें ज्यादा देने पड़ेंगे, सही बात है। तीसरा एक दिक्कत ये आएगी इसमें कि जैसे लोड आएगा एकदम से, वैसे वैसे क्या दिक्कत आएगी बताओ? डिप आएगी सप्लाई के अंदर, सप्लाई में डिप आएगा। अब ये भी तो नुकसानदायक चीज है, ये भी हम नहीं चाहते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों ऐसे केस में? और जो पावर ड्रॉ होगी, आप वो भी सोचिए, जैसे ही एकदम से ये लोड आएगा, करंट बहुत ज्यादा आएगा, फिर ये आया, करंट एकदम से क्या हो गया? कम हो गया, फिर ये आया, करंट एकदम से ज्यादा आ गया। आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब यहां पे दिक्कत ये है कि जो पावर जो ड्रॉ होगी वो भी आपकी फ्लक्चुएटिंग होगी, फ्लक्चुएटिंग पावर ड्रॉ होगी। ये टॉर्क आएगा इनटू स्पीड मेरी कांस्टेंट ही कर लो, स्पीड मेरी कांस्टेंट मान लो, क्योंकि आपने साइज बहुत बड़ा रखा है मोटर का, तो स्पीड मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, और टॉर्क कभी ये दे रही है, कभी ये दे रही है, कभी ये दे रही है, कभी ये दे रही है। तो इसे जब मल्टीप्लाई करोगे टॉर्क इनटू स्पीड को, तो पावर भी क्या आएगी? फ्लक्चुएटिंग आएगी। सही बात है। तो यहां पे 2-3 दिक्कतें हैं। अगर आप जितना डिमांड है टॉर्क की, मैक्सिमम टॉर्क की, अगर उतनी ही रेटेड टॉर्क की मोटर सेलेक्ट करोगे, तो प्रॉब्लम यह है, तो साइज बहुत बढ़ जाएगा मोटर का। दूसरी बात, उसके ऊपर जैसे लोड पड़ेगा, एकदम से करंट डिमांड बहुत ज्यादा आएगी, उससे सोर्सेज को दिक्कत रहेगी। और दूसरा, जो पैरेलल में जो लोड और लगे हुए हैं उनमें डिप आएगा, ठीक है। तो मतलब पावर जो है वो फ्लक्चुएटिंग आएगी, पावर कभी ज्यादा कभी कम, क्योंकि करंट कभी ज्यादा तेज आ रहा है, कभी कम आ रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन मोटर को खतरा नहीं है कोई इसमें, क्योंकि मोटर को जो डिजाइन किया गया है वो इतने ही रेटेड टॉर्क के लिए डिजाइन किया है। तो वो क्या करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मोटर सेफ है, सेफ जोन में मोटर रहेगी। और स्पीड में जो वेरिएशन आएगा वो भी ज्यादा कुछ खासा वेरिएशन आएगा नहीं, क्योंकि जो जनरली जो हम मोटर यूज करेंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैं कोई इंडक्शन मोटर भी अगर मैं यूज कर रहा हूँ, सोचिए,
तो आप कह सकते हो कि ये मेरी इंडक्शन मोटर है। तो अगर यहां से आगे मैं देखूं तो यहां से आगे स्पीड वर्सेस टॉर्क देखोगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अचानक से अगर आप रेटेड टॉर्क कितना लगा रहे हो, सोचिए ये मेरा रेटेड टॉर्क है, ये मेरा रेटेड टॉर्क है, ठीक है। तो टॉर्क को अगर आप बिल्कुल कम कर रहे हो, एक बार बिल्कुल कम टॉर्क है और एक बार बिल्कुल ज्यादा टॉर्क है, तो जब कम टॉर्क है तो स्पीड क्या है, काफी हाई है, और जब ज्यादा टॉर्क है तो स्पीड थोड़ी सी कम होगी। मतलब स्पीड में वेरिएशन है वो ज्यादा कुछ खासा है नहीं वेरिएशन। स्पीड तकरीबन क्या है मेरी, कांस्टेंट ही अज्यूम कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन जो टॉर्क में जो वेरिएशन है वो अच्छा खासा है, और जो पावर का जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है टॉर्क इनटू स्पीड। तो अब ये तकरीबन कांस्टेंट है, टॉर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उससे पावर के अंदर क्या आ जाएगा, फ्लक्चुएशन आ जाएगा। मतलब किसी टाइम इंटरवल में पावर बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, किसी टाइम इंटरवल में पावर बहुत कम डिमांड हो रही है, बिकॉज ये बदल रहा है, ये तकरीबन कांस्टेंट है। समझ आया मेरा पॉइंट। तो अब इस चीज से कैसे ओवरकम करें, अब इस केस में हम क्या यूज करें फिर। इस केस में आप ऐसी मोटर यूज कीजिए जिसकी जो रेटिंग है वो थोड़ी कम हो, जिसकी जो टॉर्क रेटिंग है वो इतनी ना हो, उससे कम होगी तब भी चल जाएगा काम। आप बोलोगे सर कैसे, जरा देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, जरा देखिए कैसे। मैंने आपको एक जानकारी दी थी, और वो क्या जानकारी थी सुनो। हमारे पास जो बेसिक टॉर्क इक्वेशन होती है वो होती है टी माइनस टी एल इक्वल टू जे डी ओमेगा एम बाई डी टी। सही बात है ना, ठीक है। अब सोचिए पहले नॉर्मल ऑपरेट कर रही थी, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सही ऑपरेट कर रही है, टी और टीएल क्या है मेरे दोनों बराबर है, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ, टीएल बढ़ गया मेरा, टी से अचानक से लोड बढ़ गया। तो लोड बढ़ने से आप जानते हो ये अगर बढ़ गया मेरा इससे, तो दिक्कत क्या आएगी बताओ जरा, स्पीड डाउन आएगी, स्पीड डाउन आएगी, और स्पीड डाउन आएगी तो डी ओमेगा एम बाई डी टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब मोटर की स्पीड जो है वो डाउन होना शुरू करेगी। सही बात है। लेकिन मैं उसको ये बोल सकता हूं, जरा देखिए ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसी इक्वेशन को ये भी तो लिख सकता हूं ना, बताओ, इज इक्वल टू टीएल। बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब आप सोचिए जैसे ये बढ़ेगा, पहले दोनों बराबर थे तो ये 0 था, मतलब ओमेगा कांस्टेंट था। अब अगर सोचिए ये बढ़ गया इससे, तो ये डिक्रीज करेगा, डी ओमेगा डिक्रीज करेगा, और डी ओमेगा बाई डी टी नेगेटिव आएगा, और एक नेगेटिव यहां पे है, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इस टॉर्क में ये टॉर्क जुड़ के वापस टीएल को सप्लाई कर देंगे। लोड टॉर्क की जो डिमांड है वो पूरी रहेगी। नहीं समझे कैसे, जैसे लोड टॉर्क इससे बढ़ जाएगा क्या होगा, ये अपना साइन चेंज कर लेगा, ये साइन चेंज करके इसके अंदर जुड़ जाएगा ये, और जुड़ के लोड टॉर्क की डिमांड को पूरा कर सकता है, लेकिन कुछ देर के लिए। अब सोचो जैसे यहां पे देखो, यहां पे अचानक से हैवी लोड लगा दिया, और मोटर जो है वो इतना टॉर्क दे ही नहीं सकती। मोटर का जो मैक्सिमम टॉर्क है वो मान लीजिए यहां तक का ही है। भाई मोटर का जो हमने डिजाइन किया है, सोचिए मोटर का जो टॉर्क वर्सेस अगर मैं स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखूं, ठीक है, वो मान लीजिए कुछ इस तरह की है, और मोटर में मैक्सिमम जो टॉर्क दे सकते हो, या एक मिनट इधर मैं स्पीड ले लेता हूं, इधर मैं स्पीड ले लेता हूं, और इधर मैं टॉर्क ले लेता हूं, ठीक है। और मोटर का जो स्पीड बस ही टॉर्क रखी है वो ये है, और मैक्सिमम टॉर्क बस मोटर पे आप इतना ही लगा सकते हो। अगर इससे ज्यादा लगाया तो मोटर जल सकती है। अब मैक्सिमम टॉर्क इतना है, लेकिन जो हाईएस्ट लोड टॉर्क है वो तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब मोटर तो कभी सप्लाई कर ही नहीं पाएगी। नहीं समझे, मोटर तो इस टॉर्क को कभी नहीं दे पाएगी, लेकिन जरूरत भी नहीं है मोटर को देने की। क्यों, सोचिए मोटर पहले लाइट लोड चल रहा था, और मोटर का जो टॉर्क था वो ये था, मिनिमम टॉर्क ये था। मान लीजिए मोटर इस टॉर्क को दे रही थी, सोचिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मोटर के अंदर ये टॉर्क था, मोटर का टॉर्क इस पे काम कर रहा था। अब अचानक से लोड बढ़ गया, ये मेरा टी था मान लीजिए, टी मिन, आप इसको मैं टी मिन मान लेता हूं। मिनिमम टॉर्क मोटर इतना पैदा कर रही थी इस इंस्टेंट पे, 0 पे। अब अचानक से क्या हुआ, लोड टॉर्क बढ़ गया। अब लोड टॉर्क बढ़ गया तो जितना डिमांड है लोड टॉर्क की उतना तो मोटर दे नहीं पाएगी, ये हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा इससे। तो क्या होगा बताओ जरा, अगर ये बड़ा हो गया इससे तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, अपना साइन चेंज कर लेगा, और साइन चेंज करके क्या करेगा बताओ जरा, ये इसमें जुड़ जाएगा, और जुड़ के वापस लोड टॉर्क को जितनी डिमांड है उसको फुलफिल कर देगा। ये अपने रेट ऑफ चेंज को इस तरह एडजस्ट करेगा। इसका मतलब स्पीड जो है वो क्या होगी बताओ जरा, डिक्रीज करेगी। तो अगर मैं यहां पे स्पीड का कर्व भी बनाऊं तो सोचिए इस पॉइंट पे ये स्पीड थी, तो स्पीड जो है वो डिक्रीज करेगी।
ठीक है, स्पीड जो है वो डिक्रीज करेगी। बोलिए, स्पीड जो है वो डिक्रीज करेगी, और स्पीड अगर डिक्रीज करेगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये इसके अंदर जुड़ के क्या बन जाएगा, आपका लोड टॉर्क को सप्लाई करेगा। अच्छा, यहां पे मैंने लोड टॉर्क मिनिमम गलत ले लिया, यहां पे लोड टॉर्क क्या होना चाहिए, क्योंकि पहले मिनिमम पॉइंट चल रहा था ना, लोड पहले क्या चल रहा था, इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से पहले कम लोड चल रहा था ना, तो इसका मतलब आप कह सकते हो लोड टॉर्क पहले कम था मोटर टॉर्क से, तो इसका मतलब जो स्पीड है वो हाईएस्ट पे पहुंच चुकी है, नहीं समझे। उसके बाद स्पीड डिक्रीज करेगी, अपना साइन चेंज करेगा। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो टॉर्क है मोटर टॉर्क, इस पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ जरा। मोटर का टॉर्क भी तो चेंज होगा ना, मोटर का टॉर्क कैसे चेंज होगा बताओ। अगर आप लोड बढ़ा रहे हो तो मोटर टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा, मोटर टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा। मोटर का टॉर्क जो है वो भी ऐसे इंक्रीज नहीं होगा मोटर का टॉर्क। अब आप बोलोगे सर मोटर टॉर्क क्यों इंक्रीज होगा, वो भी हम देखेंगे क्यों इंक्रीज होगा मोटर का टॉर्क। ठीक है, मोटर का टॉर्क इंक्रीज होगा और ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाता जाएगा, मोटर का टॉर्क इंक्रीज होगा। अब आप बोलोगे सर मोटर का टॉर्क क्यों इंक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ स्पीड अगर डाउन आएगी तो टॉर्क क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स ऐसी है ना यार, नहीं समझे। करेक्टरिस्टिक्स मेरी ऐसी है ना कि अगर स्पीड डाउन आ रही है तो टॉर्क मेरा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब स्पीड ऐसे डाउन आएगी, मतलब ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, एक माइनस नेगेटिव यहां पे लगा हुआ है, पॉजिटिव बन जाएगा, और उसमें जो टॉर्क है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ये राइज करना स्टार्ट कर देगा। इन दोनों को मिला के इसका स्लोप लिख लो और इसको मिला के अल्टीमेटली किसकी डिमांड सप्लाई पूरी हो जाएगी बताओ, जो लोड की जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। नहीं समझे, क्लियर हुआ मेरा कंसेप्ट, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा मुश्किल है भैया, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका मतलब मेरा जो मोटर था वो टीएल मीन से लेके, सॉरी टी मीन से लेके और कहां पे चला गया, टी मैक्स तक। आप बोलोगे सर ये बढ़ा क्यों, वो इस कैरेक्टरिस्टिक से बढ़ा है। मैंने बताया जब जब स्पीड डाउन आएगी तो टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा मोटर का टॉर्क, तो इसीलिए ये इंक्रीज हुआ है। स्पीड अगर एक्सपोनेंशियली डाउन आई तो टॉर्क भी एक्सपोनेंशियली राइज करेगा। अब ये देखेंगे कि कैसे राइज करेगा, इसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है। लेकिन अब इससे इसने और इसने मिला के इसको सप्लाई को पूरा कर दिया, फुलफिल कर दिया है, इसकी जो डिमांड है उसको फुलफिल कर दिया है। समझ आया, क्लियर है। अब आप बोलोगे सर कैसे फुलफिल कर दिया है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो है TLH, और ये जो है ये अपने आप को इतना नेगेटिव बना लेगा कि इसमें ये चीज जुड़ के और इसको सप्लाई को पूरा फुलफिल कर देगी। अच्छा, धीरे धीरे ये भी तो बढ़ रहा है ना, नहीं समझे, धीरे धीरे ये भी बढ़ रहा है और ये नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव बाहर है, पॉजिटिव बन के पूरा कर देगा। समझ आया मेरा पॉइंट। अब अगले हाथ में फिर से ऐसा ही होगा। अगले हाथ में देखो अचानक से लोड कम हो गया, अचानक से लोड कम हो गया तो स्पीड क्या करेगी बताओ, राइज करेगी। भाई अभी फिलहाल देखो मोटर का टॉर्क कितना है, लोड एकदम से कम हो गया, मोटर का टॉर्क ज्यादा है लोड के टॉर्क से, तो क्या होगा बताओ जरा, अचानक से बताओ, मोटर का टॉर्क ज्यादा है लोड के टॉर्क से, लोड का टॉर्क कम हो गया, तो इसका मतलब स्पीड जो है वो राइज करेगी, स्पीड जो है वो राइज एक्सपोनेंशियली राइज करेगी। ये क्यों करेगी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। एक्सपोनेंशियली राइज करेगी, अगर स्पीड राइज करेगी तो टॉर्क क्या होगा, मोटर का टॉर्क कम होगा, मोटर का टॉर्क डिक्रीज करेगा, मोटर का टॉर्क वापस टी मीन पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से लोड टॉर्क हाई आ गया, आप समझ गए हो। इस तरह से मोटर का टॉर्क चलता रहेगा और जो स्पीड है वो इस तरह से चलती रहेगी। तो अब सोचिए जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का वो क्या बनेगा, वो पावर बनेगा। लेकिन इस बार जो प्रोडक्ट आएगा वो फ्लक्चुएटिंग प्रोडक्ट नहीं आएगा। इस बार क्या होगा बताओ, तकरीबन जो प्रोडक्ट आएगा वो कांस्टेंट सा ही आएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को बोला जाता है लोड इक्वलाइजेशन, ठीक है, इसको बोला जाता है लोड इक्वलाइजेशन। हमने क्या किया, हर इंटरवल में तकरीबन जो पावर है वो क्या है, मेरी कांस्टेंट है। जो टॉर्क डिमांड है मोटर की वो भी तकरीबन उसमें भी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। जबकि पहले क्या था, पहले केस में क्या था, जब आप इतनी रेटिंग का, अगर इतना ही रेटेड टॉर्क के बराबर की मोटर ले लोगे तो क्या दिक्कत आएगी बताओ। जब ये लोड आएगा तब तो करंट डिमांड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी और इसको सप्लाई, और जब ये डिमांड होगी करंट डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी। समझ रहे मेरा पॉइंट, क्योंकि इस बार रेटिंग इसके बराबर ही है, मोटर की रेटिंग खुद इसके बराबर है। आप समझ रहे हो। तो जैसे ही आएगा करंट डिमांड करेगा, जैसे ही कम हो गया करंट डिमांड कम कर देगा, बस मोटर अचानक से कम हो जाएगी डिमांड, नहीं समझे करंट की। तो इस केस में फ्लक्चुएटिंग पावर आएगी। अगर इतने ही रेटिंग के बराबर अगर मैं मोटर का रेटेड टॉर्क ले लूं तो, ठीक है ना, इतने ही लोड टॉर्क के बराबर अगर मैं मोटर की रेटेड टॉर्क ले लूं तो दिक्कत ये आएगी, फ्लक्चुएटिंग पावर आएगी। लेकिन अगर मैं थोड़ा कम रेटिंग का लेता हूं, सोचिए रेटेड टॉर्क कम लेता हूं, तो फिर देखो पावर भी इक्वलाइज हो जाएगी हर इंटरवल में। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को लोड इक्वलाइजेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोड इक्वलाइजेशन। अब अपने को इसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है।
ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं फर्दर इसको और थोड़ा डेप्थ में समझाऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मेरे पास समय की कमी थी तो मैंने बस थोड़ा जल्दी में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखिए इसको फर्दर और थोड़ा सा डेप्थ में हम लोग सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो एपिसोड है उसमें इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।